अपने सरों पे कफन बांध के बैठे हैं। हम क्यों नहीं उन तंजीमों का नाम लेते जो हमारे निहत्ते पंजाबी भाइयों को, बलोच भाइयों को बसों से उतार कर शहीद कर रहे हैं। हम क्यों बीएलए का नाम नहीं ले सकते जिसके नाम में ही बलोच लिबरेशन आर्मी है। मूसा खेल का अगर आप इंसिडेंट ले लें, जिधर 29 लोगों को बसों से उतार कर शहीद किया। जनाब स्पीकर, मेरा भी शिनाख्ती कार्ड है, अगर आप शिनाख्ती कार्ड चेक करें उसके सामने ये नहीं लिखा कि मैं बलोच हूँ, ये नहीं लिखा कि मैं पंजाबी हूँ, ये नहीं लिखा कि मैं सिंधी हूँ, उस पर एक लफ्ज़ वाज़े लिखा है जो कि पाकिस्तान। फिर से मैं बीएलए को आप सबसे मुखातिब होकर ज़रूर कहूँगा कि बलूचिस्तान इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक कि आप जो चाहो आज़ाद कर लो। हम भी यहाँ खड़े हैं। नाराज़ बलोच, नाराज़ बलोच कौन है? क्या नाराज़ बलोच वो हैं कि हमारे पंजाबियों, हमारे बलोचों को शहीद करता है बंदूक थाम के? या नाराज़ बलोच वो है कि बलूचिस्तान में रहकर अमन की तरफ गामजन होकर अपने लीगल डिमांड से करते हैं? बीएलए अगर चाहता है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो तो ये कभी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया चेयर। सबसे पहले तो मैं बलूचिस्तान के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस ऐवान में बलूचिस्तान के जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उन पे हमने आज तक डिबेट नहीं की है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान की तो हम सिर्फ मज़म्मत ही करते हैं। जो भी दहशतगर्दी इंसिडेंट होता है मज़म्मत करते हैं। तो आप मुझे अपना बच्चा समझ लें, अपना बेटा समझ लें। मैं अपने बुज़ुर्गों से, आप लोगों सब ऐवान के मेंबर से ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि क्या बलोच, पठान, सिंधी, पंजाबी, हज़ारे का खून का रंग या उनका कीमत अलग अलग है? अगर है तो आप मुझे बताएं। अगर नहीं है तो हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद क्यों नहीं हो सकते? क्या हम ये फैसला नहीं कर सकते कि दहशतगर्दी एक लानत है और हमें इसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद होना चाहिए? दूसरी बात मैं ज़रूर टेंशन लेना चाहूँगा कि कल हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने बलूचिस्तान के बारे में आधा घंटा बात की और हर टाइम वो कह रहे थे कि बलोची लोगों का ये मसला है, बलोची लोगों का ये हकूक़ है। वो मेरे भाई, हम बलोची नहीं, बलोची हमारा ज़ुबान है, हम बलोच हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान के मसले को आप कितना संजीदा दिखाने चाह रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं मिसिंग पर्सनस की, मिसिंग पर्सनस एक बहुत अहम इशू है, एक बहुत सेंसिटिव इशू है और मैं चाहता हूँ कि इसे हम ज़रूर हल की तरफ बढ़ाएँ। लेकिन बहुत सारे हुकूमतें आए हैं, पीटीआई का 2018 में भी मिसिंग पर्सनस का इशू था, तो इस पर क्या हुआ? 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया था मिसिंग पर्सनस के ऊपर, उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं? अगर हम बात करते हैं कमेटी बनाने का, फिर से हम अपने एनर्जी को नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा इसको सीरियसली एड्रेस करनी चाहिए। कमेटी अच्छी होनी चाहिए। अभी तो मुझे लगता है कि सिर्फ कम एंड हैव टी वाला मामला चल रहा है, लेकिन कुछ और बात मैं ज़रूर अहम समझूंगा कि कल हमारे अपोजिशन लीडर ने कहा कि भाई बलूचिस्तान के एमएनए आते हैं यहाँ पे, आप हकीकत बयान नहीं कर पाते। हमने 12 ये कहा है कि हम अगर इस ऐवान में बैठे हैं, हमने अपने सरों पे कफन बांध के बैठे हैं। अगर आज हम यहाँ खड़े हैं शायद कल ना हो, लेकिन हमें हकीकत बयान करने की इतनी हमें ज़रूरत है। हम क्यों नहीं उन तंजीमों का नाम लेते जो हमारे निहत्ते पंजाबी भाइयों को, बलोच भाइयों को बसों से उतार कर शहीद कर रहे हैं? हम क्यों बीएलए का नाम नहीं ले सकते जिसके नाम में ही बलोच लिबरेशन आर्मी है? हम क्यों उन बीएलएफ का नाम नहीं ले सकते जो कि आज़ाद बलूचिस्तान के गामजन कर रहे हैं? तो लिहाजा अपने आप में वो, अगर आप बलूचिस्तान की बात करते हैं तो लिहाजा वो जुर्रत ज़रूर रखें कि आप हकीकत बयान करें। मूसा खेल का अगर आप इंसिडेंट ले लें, जिधर 29 लोगों को बसों से उतार कर शहीद किया। जनाब स्पीकर, मेरा भी शिनाख्ती कार्ड है, अगर आप शिनाख्ती कार्ड चेक करें उसके सामने ये नहीं लिखा कि मैं बलोच हूँ, ये नहीं लिखा कि मैं पंजाबी हूँ, ये नहीं लिखा कि मैं सिंधी हूँ, उस पर एक लफ्ज़ वाज़े लिखा है जो कि पाकिस्तान। तो हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि अगर हमारा बलूचिस्तान हमारा ही है जितना पंजाब का है, अगर कोई निहत्ते को शहीद करता है तो इसका, ये बलोच और पश्तून का ये लड़ाई नहीं है, ये पंजाबी और बलोच का लड़ाई नहीं है, ये सिंधी या सरेकी का लड़ाई नहीं है। ये अगर लड़ाई है तो दहशतगर्द का पाकिस्तान के साथ लड़ाई है। फिर से मैं बीएलए को आप सब से मुखातिब होकर ज़रूर कहूँगा कि बलूचिस्तान इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक कि आप जो चाहो आज़ाद कर लो। हम भी यहाँ खड़े हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, बलूचिस्तान हमारा ही है, लेकिन वफाक से ये रिक्वेस्ट है कि संजीदगी से आप इसको काम लें। और एक
टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है जनाब स्पीकर, जो कि बहुत कंफ्यूज है बलूचिस्तान, वफाक बलूचिस्तान के बारे में, कि नाराज़ बलोच। नाराज़ बलोच कौन है? क्या नाराज़ बलोच वो हैं कि हमारे पंजाबियों, हमारे बलोचों को शहीद करता है बंदूक थाम के? या नाराज़ बलोच वो है कि बलूचिस्तान में रहकर अमन की तरफ गामजन होकर अपने लीगल डिमांड से करते हैं? अगर हम समझते हैं कि नाराज़ बलोच वो हैं जो कि बलूचिस्तान में रहकर अमन की ख्वाहिशमंद है, तो हमें उनकी ग्रीवेंसेस एड्रेस करनी चाहिए। और लिहाजा BLA अगर चाहता है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो तो ये कभी नहीं होगा। अगर करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप जहन को आज़ाद कराओ, अपनी सोच को आज़ाद करो। आप गैर मुल्की एजेंडे की तरफ, रॉ फंडेड लश्कर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लिहाजा मैं दरख्वास्त ये है कि बलूचिस्तान को संजीदा लें। और प्रॉब्लम इज़ हाउ वी सी द नौजवानों की नुमाइंदगी के लिए टाइम देना एक अच्छी खुशाइंद बात है, और अब वक्त आ गया है कि नौजवान खुद बैठ के अपने फैसले करें। जनाब स्पीकर, किसी कौम का जो मुस्तकबिल होता है, उसका दारोमदार जो होता है वो होता है उसके नौजवानों पर। और यकीनन हमारे कौम के लिए हमारे नौजवानों ने कई कुर्बानियाँ दी हैं, जानी कुर्बानियाँ दी हैं, स्ट्रगल्स किए हैं। और साथ साथ जो हमारा बुज़ुर्ग तबका है, उन्हें चाहिए कि वो अपने नौजवानों की जो तालीम के हवाले से कुछ करें, उनके फ्यूचर के हवाले से कुछ करें, उनके जो कौमी वफादात हैं उसको हिफाजत करें। और अगर हम इस चीज़ को नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि ये इस बात की अलामत है कि हम एक डूबते हुए कौम की तरफ जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमारा जो पॉपुलेशन है आज का पाकिस्तान का, 64% 30 साल से कम नौजवानों पर मुश्तमिल है। कल रात मैं जब PSDP पढ़ रहा था और जितने भी हमारे मंसूबे थे गवर्नमेंट के हिसाब से, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मौजूदा हुकूमत ने नौजवानों के लिए कोई पॉलिसीज़ की मरतब नहीं की है। पूरे PSDP में उन्होंने सिर्फ लैपटॉप प्रोजेक्ट्स रखे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत की कारदगी ऐसी है जैसे कि वो साहिल के ऊपर खड़े होकर रेत की दीवारें बना रहे हैं। जनाब स्पीकर, एक तरफ अगर हमारे नौजवान तबका जो है वो मायूस होकर दहशतगर्द तंजीमों की तरफ बढ़ रही है, तो दूसरी जानिब हमारे मुल्क में जो मंशियात का प्रॉब्लम है उससे हम नहीं लिपट रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 90% लोग, हमारे 90 लाख लोग हमारे मुल्क में ख़ास करके नौजवान मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। और इस मसले के लिए हमें निपटने के लिए पाकिस्तान को ना तो हमारे पास कोई प्लान है और ना ही पॉलिसी। और दूसरी तरफ जो कि ये बेरोज़गार, जज्बाती, नाराज़ नौजवान है, मैं समझता हूँ कि ये दहशतगर्द तंजीमों के लिए रिक्रूटमेंट का आसानी तरीका है, क्योंकि वो जज्बाती नारों में आकर और कुछ क्या कहते हैं इंसेंटिव्स के लिए मुल्क दुश्मन अनासर के साथ खड़े हो जाते हैं। तो खुदारा जनाब स्पीकर, मुझे पता नहीं कि इस हुकूमत के बाद कोई कहाँ हो, लेकिन हमें इसी मुल्क में रहना है। और मैं इस पार्लिमान का सबसे कम उम्र तरीन पार्लियामेंटेरियन का एजाज़ रखने के साथ साथ ये भी एजाज़ रखता हूँ कि मैं अपने 64% आवाम की नुमाइंदगी करूँ, तो मैं अपने नौजवानों की नुमाइंदगी हर मोड़ पे, हर फोरम पे ज़रूर करूँगा। जनाब स्पीकर, यूथ जो है हमारे पास एक ऐसा वेपन है, आप कह लें एक ऐसा सरमाया है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम करना नहीं चाहते तो हम कह लें कि हम टाइम बॉम्ब के साथ खेल रहे हैं। यूथ प्रोग्राम्स को तश्कील देनी चाहिए थी, सूबों से मिलकर बुनियादी तालीम पर, इब्तदाई तालीम पर काम करनी चाहिए थी। मुख्तलिफ शहरों को IT सिटी का दर्जा देना चाहिए था ताकि हमारे यूथ टेक्नोलॉजी के हवाले से इंगेज हों। जनाब स्पीकर, मैं एक ख़ुद प्रोफेशनल फुटबॉलर रह चुका हूँ, एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, और मुझे पता है कि जब स्पोर्ट्समैन एक स्टेज तक पहुँचता है तो उसे कितनी स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट में स्पोर्ट जैसे बुनियादी शोबों को हुकूमत ने मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया है, और बजाय कि वो रिवायती तौर पर कुछ रखते उन्होंने कुछ नहीं रखा। तो लिहाजा इस पर गौर करें कि प्राइम मिनिस्टर यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव्स होनी चाहिए थी, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे काम करना चाहिए था, स्किल डेवलपमेंट में काम करनी चाहिए थी।
जनाब स्पीकर, ये हुए वफाक की बातें। कुछ मैं बलूचिस्तान के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि क्योंकि बलूचिस्तान के नौजवान भी मेरे दिल के बड़े करीब हैं। जनाब स्पीकर, मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे सूबे से है जिसके लोग आज भी सहारा के रेगिस्तान से बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मैं यहाँ किसी का शिकायत करने नहीं आया जनाब स्पीकर, लेकिन अगर हम हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे, हकीकत को आगे नहीं दिखाएंगे, तो हमें हमारी जो ज़मीर है वो मलामत करती है। जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता 20 सालों में हमारे सूबे और मुल्क में दहशतगर्द हमलों की वजह से कई हज़ारों जानों की कुर्बानी हुई है, ज़ाये हुए हैं, जिनमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिनमें हमारे स्कॉलर्स हैं, लेबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, यकीनन अगर अमन और इस्तेकाम इस मुल्क और बलूचिस्तान में है तो उन्हीं की कुर्बानी की बदौलत है, और मैं भी उन मुतासरीन में से एक हूँ। मेरे भाई को शहीद किया गया, मेरे वालिद को शहीद किया गया, मेरे सैकड़ों साथियों को आजकल शहीद कर रहे हैं। लेकिन अर्ज़ ये है कि गुजारिश ये है कि मुझे अल्लाह ने हर चीज़ दी है और मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन कुछ शहदा ऐसे भी हैं जिनके घर में ना खाने को खाना है और ना पीने को पानी। अर्ज़ ये है कि जैसे डिफेंस के फंड्स को इंक्रीज़ किया गया है इस बजट में, जो कि खुश आइंद बात है और करनी चाहिए, उसी तरह हमारे शहदा के लवाकिन के लिए एक कोटा रखना चाहिए जिनमें उनको इब्तिदाई तालीम के मरात मिलें, उनको मुलाजमत के मौके मिले या दूसरे जो माली इमदाद है वो मिले। जनाब स्पीकर, बढ़ते हैं बलूचिस्तान में तालीम की सूरत हाल के हवाले से, और मैं ख़ुसूसन इस पे तवज्जो चाहूँगा क्योंकि फ़ेडरल में हमारे कुछ ऐसे स्कीम्स फंसे हुए हैं जो कि खुशाइंद बात है। जनाब स्पीकर, आज से 5 साल पहले जब मेरे वालिद शहीद सिराज रहसानी को मुल्क दुश्मन अनासिर ने उनके 300 से ज़ायद साथियों समेत शहीद किया, तो मैं उस वक्त थाईलैंड में आला तालीम हासिल कर रहा था। तो जब मैं वापस लौटा तो मेरे सामने 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था कि मैं चुप करके बैठूं, दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं उनका बदला लूं। उसमें ये था कि बंदूक उठा के पहाड़ों का रुख करूं, रियासत के साथ लड़ूं, या किसी के बहकावे में आकर कुछ करूं। अगर मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ करता तो यकीनन मेरे अक़वाम के नौजवान भी मेरे साथ बंदूक थाम के मेरे साथ खड़े होते। लेकिन हमने ये फ़ैसला किया कि हम तीसरा ऑप्शन बनाएंगे। तीसरा ऑप्शन ये था कि हम पॉलिटिक्स में आके सियासी अमल का मुजाहरा करते हुए इस पार्लियामान में पहुंचेंगे, अपने लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। इसकी जनाब स्पीकर 2 वजह थी। पहला वजह यह था तालीम, दूसरा वजह यह था कि हमारी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने हमें यह सिखाया था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। जनाब स्पीकर, मैं चाहूँगा कि वफाक से हमारे लिए दानिश स्कूल्स, ख़ासकर कोयटा में, क्योंकि मेरा उम्र 25 साल का है, मेरा जो हल्का इंतखाब है सरियाब, 25 साल में मुझे नहीं लगता कि उधर एजुकेशन इम्प्रूवमेंट हुई है। 14,000 स्कूल्स हैं, उन 14,000 स्कूल्स में 55% के इमारत तबाह है, वॉशरूम्स नहीं है, स्टाफ शॉर्टेजेस हैं। तो खुदारा आप मुझे बताएं कि अगर हम अपने बच्चों और बच्चियों को इन स्कूल्स में भेजेंगे, या तो वो दहशतगर्दी की तरफ जाएंगे या तो मंशियात की तरफ जाएंगे।